एक बार फिर से आपका स्वागत है और इस हफ्ते हम फोर्स ऑसिलेटर पर हमारी स्टडी को जारी रखेंगे और इस मॉड्यूल में विशेष रूप से हम रेजोनेंस को देखेंगे और हमेशा की तरह हमने पिछले मॉड्यूल में जो कवर किया उसके रिकैप के साथ शुरुआत करेंगे। इसलिए हमने एक फोर्स्ड ऑसिलेटर के लिए गति की इक्वेशन को लिखकर शुरू किया था, जो कि एक बार फिर आपको याद दिलाने के लिए फोर्सिंग या एक्सटर्नल फोर्सिंग असल में यहाँ इस टर्म से आते हैं और ओमेगा फोर्सिंग करने की फ्रीक्वेंसी है। और जैसा कि सामान्य रूप से देखा जाता है, गामा वह टर्म है जो सिस्टम में डिसिपेशन को रिप्रेजेंट करता है और जाहिर है एस स्टिफनेस गुणक है जो पहले स्थान पर ऑसिलेशन के लिए घटक प्रदान करता है। इसलिए गणितीय शब्दों में इस पूरी इक्वेशन को एक साथ गैर सजातीय दूसरा क्रम कहा जाएगा, क्योंकि इसमें डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर शामिल है और यह एक साधारण डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसका अर्थ है कि आंशिक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। और इस प्रकार के फ्रंट इक्वेशंस के वर्ग के लिए जिसे हम विशुद्ध रूप से गणितीय समस्या के रूप में जानते हैं, वह यह है कि जब हमने सॉल्यूशन लिखने का प्रयास किया था, सॉल्यूशन के वास्तव में इसके दो अलग अलग पार्ट हैं। एक को कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट कहा जाता है, जिसे मैंने यहाँ एक्स सी द्वारा दर्शाया है। तो यह कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट संबंधित होमोजीनियस पार्ट का सॉल्यूशन होगा, जिसका मतलब यह होगा कि यह, मान लीजिए यह इक्वेशन 1 है, यह इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन होगा जिसमें एफ 0 के बराबर होगा। इसलिए जो केवल मानक डैम्प्ड ऑसिलेटर है जिसे हमने पहले ही देखा है और हम पहले से ही उन सॉल्यूशन को जानते हैं, विशेष रूप से सॉल्यूशन में एक्सपोनेंशियल डैम्पिंग फैक्टर होता है और सॉल्यूशन का दूसरा भाग होता है जिसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहा जाता है, जिसे यहाँ XP द्वारा दर्शाया गया है। तो यह पर्टिकुलर सॉल्यूशन इक्वेशन 1 का कोई सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन, जिसे x द्वारा t के एक फंक्शन के रूप में व्यक्त किया जाता है, इन दो भागों कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट और पर्टिकुलर सॉल्यूशन से मिलकर बनता है, जबकि यह सॉल्यूशन का गणितीय प्रकार का वर्णन है। हम यह भी जानते हैं कि भौतिक लिहाज से कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट डैम्पिंग सॉल्यूशन के संगत है, जिसका मतलब है कि वे कुछ टाइम बाद नष्ट हो जाएंगे, इसलिए भौतिक रूप से उन्हें ट्रांजिएंट कहा जाता है। तो आपको याद होगा कि उन सब में e पावर माइनस pt को किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन वह होगा जिसे स्टेडी स्टेट कहा जाता है। इसकी वजह यह, अगर मेरे पास एक ऑसिलेटिंग सिस्टम है और इसकी ऑसिलेशन की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जो पैरामीटर्स द्वारा दी गई है। अब अगर मैं 80 cos ओमेगा टी या कोई अन्य बाहरी ड्राइविंग जैसी कोई चीज देकर इसे बाहरी रूप से ऑसिलेट करने की कोशिश करता हूं, तो क्या होगा कि सामान्य तौर पर सिस्टम इसकी रिदम को एडजस्ट करेगा, इसलिए कि अंततः कुछ टाइम बाद यह उसी फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट करेगा जिसके साथ मैं सिस्टम को ड्राइव कर रहा हूं। तो उस अवस्था में ट्रांजिएंट नष्ट हो गए हैं, जो बचा है वह स्टेडी स्टेट ऑसिलेट है। इसलिए इस विशिष्ट मामले में जहां फोर्सिंग 80 cos ओमेगा टी है, जैसे कि यहां लिखा गया है, उस स्थिति में हमने टाइम के फंक्शन के रूप में डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के लिए हल निकाला। यदि आप उस फोर्सिंग से तुलना करते हैं जो 80 cos ओमेगा टी है, तो आप देखते हैं कि टाइम के फंक्शन के रूप में टी डिस्प्लेसमेंट का x साइन ओमेगा टी होता है। तो स्पष्ट रूप से इन दो फंक्शन के बीच फोर्सिंग और विस्थापन के बीच p/2 डिफरेंस फेज डिफरेंस है। इसके अलावा phi का एक अतिरिक्त फेज डिफरेंस
भी है। इसलिए आप हमेशा फाई को 0 के रूप में एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी फोर्सिंग और डिस्प्लेसमेंट के बीच पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस हो सकता है। दूसरी ओर, अगर आप वेलोसिटी को टाइम के फंक्शन के रूप में देखते हैं, इसलिए फोर्सिंग और वेलोसिटी के बीच एक फेज मैचिंग होगा बशर्ते फाई 0 के बराबर हो। यदि फाई 0 के बराबर नहीं है, तो फोर्सिंग और वेग के बीच फाई का एक फेज होगा। इसलिए आप फोर्सिंग को F0 साइन ओमेगा टी या सामान्य रूप से किसी ऑर्बिट्रेरी टाइम पर निर्भर फंक्शन के रूप में ले सकते हैं, जिसे कोसाइन और साइन के संदर्भ में हल किया जा सकता है, लेकिन अंततः गुणात्मक परिणाम वही रहेगा। आज हम कुछ असाधारण नवीन परिघटनाओं को समझकर शुरू करेंगे जो हमारे सामने आएंगी जब आपके पास ऑसिलेटरी सिस्टम में डैम्पिंग और फोर्सिंग दोनों होंगे। लेकिन ऐसा करने से पहले आइए इस इक्वेशन को बारीकी से देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ नीचे लिखे सॉल्यूशन हैं, और अगर आप पहले वाले को टाइम के फंक्शन के रूप में देखते हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट है, तो आप देखेंगे कि इसमें माइनस आई है। और इस तथ्य से मैं पावर आई थीटा लिखता हूं। हम जानते हैं कि यह कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के बराबर है, और अगर मुझे माइनस आई की आवश्यकता है तो यह ई पावर माइनस आई पाई बाई 2 माइनस आई के बराबर होगा। इसलिए आपको केवल थीटा को माइनस पी बाई 2 से सब्स्टिट्यूट करना है और आपको यह परिणाम प्राप्त होगा। इसलिए जिसका अर्थ है कि अब मैं इस डिस्प्लेसमेंट को टाइम के एक फंक्शन के रूप में फिर से लिख सकता हूं, एक्सपोनेंशियल में माइनस आई को अवशोषित करके। तो F0 बाय ओमेगा जेड की पावर आई ओमेगा टी माइनस 5 माइनस पाई बाय 2 होगा। इसलिए याद रखें कि जैसा हमने पहले कहा था कि फोर्सिंग और डिस्प्लेसमेंट के बीच हमेशा पाई बाय 2 का एक फेज डिफरेंस होता है, भले ही फाई 0 के बराबर हो। तो स्पष्ट रूप से यह सामने आता है, और यह उस अपेक्षा के अनुरूप है। हम फेज फैक्टर फाई को ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा के एक फंक्शन के रूप में देखना चाहेंगे। ऐसा करने के लिए मुझे एक बार फिर से और आपको याद दिलाने के लिए मैं z के लिए एक्सप्रेशन लिखता हूं। इसलिए हम इसे प्राप्त करना चाहते हैं, और ऐसा करने के लिए मुझे यह पता करना होगा है कि z क्या है, और z गामा प्लस आई इंटू एम ओमेगा माइनस एस बाय ओमेगा है, और z का मॉड्यूलस गामा स्क्वायर प्लस एम ओमेगा माइनस एस बाय ओमेगा होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के बराबर है। तो आइए पहले देखते हैं कि फाई डॉट एस ओ की रेंज क्या होगी। यदि ओमेगा मान लीजिए 0 से जाता है, तो यह मेरा ओमेगा एक्सिस है, और अगर यह किसी बहुत बड़ी संख्या तक जाता है, सैद्धांतिक रूप से आप इसे अनंत के रूप में सोच सकते हैं। उस स्थिति में फाई की चरम सीमाएं क्या होंगी? तो मान लें कि हम इस इक्वेशन में ओमेगा को यहां रखते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं, क्योंकि ओमेगा 0 हो जाता है, तो डोमिनेंट टर्म माइनस एस बाय ओमेगा होगा। तो यह मुझे माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी डॉट एसओ देगा। माइनस इन्फिनिटी का tan इनवर्स माइनस पाई बाय 2 से मेल खाता है। तो फाई जो वाई एक्सिस पर होगा माइनस पी बाय 2 से किसी बड़ी वैल्यू तक जाएगा, जो ओमेगा के दूसरे छोर के मूल्य से निर्धारित होगा। इसलिए जैसा कि ओमेगा अनंत की ओर जाता है, इस एक्सप्रेशन में फिर से एम ओमेगा प्रमुख होगा, क्योंकि एस बाय ओमेगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा अनंत तक जाता है और एम ओमेगा अनंत तक जाता है। अर्थ अनंत का tan इनवर्स पाई बाय 2 होगा। तो यह माइनस पाई बाय 2 से
प्लस पाई बाय 2 हो जाता है, और कहीं बीच में जब इस ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी 0 के बराबर है तो फाई 0 के बराबर होगा। तो यह यहाँ कहीं होगा, और जब ऐसा होता है तो फाई 0 के बराबर होगा। ये एम ओमेगा माइनस एस बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय गामा 0 के बराबर है, और इसका अर्थ है कि ओमेगा स्क्वायर एस बाय एम के बराबर है, और हम जानते हैं कि एस बाय एम वह है जिसे हम ऑसिलेशन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के रूप में विशेषता देते हैं, और इसे ओमेगा स्क्वायर द्वारा निरूपित करेंगे। तो यह वह पॉइंट है जहां ओमेगा ओमेगा 0 के बराबर है, जो कि एस बाय एम के स्क्वायर रूट के बराबर है। इसलिए हमारे पास सब कुछ है। अब हमें बस फिगर ड्रॉ करना है, और इसलिए अब हम जानते हैं कि यह फिगर ऐसा है कि यह माइनस पाई बाय 2 से 2 से प्लस पाई बाय 2 में जाता है। बस अब यह निर्धारित करना है कि यह कैसे जाता है। मैं इसे आपके पास एक प्रॉब्लम के रूप में छोड़ रहा हूं, तो आपको यह पता लगाना है कि यहाँ से यह इस तरह जाता है, या यह इस तरह जाता है, या यह इस तरह से अधिक जाता है। इसलिए यहाँ आपको ओमेगा के एक फंक्शन के रूप में फाई के स्लोप का पता लगाना है, और ओमेगा इक्वल टू 0 में इसकी वैल्यू का पता लगाना है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे गामा की छोटी वैल्यू का पता चलेगा। यह वास्तव में 0 के बहुत करीब है। इस स्थिति में अपेक्षित फिगर कुछ इस तरह दिखेगा, और सिद्धांत रूप में कोई भी ड्रॉ कर सकता है। इसलिए उदाहरण के लिए यदि मैं गामा 1 द्वारा ड्रॉ किए गए पहले वक्र को निरूपित करता हूं, और यह गामा 2 से, तो इस मामले में गामा 2 गामा 1 से बड़ा है। और यह भी पता लगाना आसान है कि इस भाग में जहां फाई की वैल्यू नेगेटिव है, वेलोसिटी फेज में एफ की ओर जाता है। दूसरे शब्दों में वेलोसिटी का फेज एक्सटर्नल फोर्सिंग के फेज की ओर जाता है। दूसरी ओर इस क्षेत्र में फाई पॉजिटिव है, यह 0 से पाई बाय 2 तक जाता है। उस स्थिति में वेलोसिटी एफ से पिछड़ जाता है, या अधिक सटीक रूप से वेलोसिटी का फोर्सिंग टर्म से पिछड़ जाता है। इसलिए यह हमें एक स्पष्ट सुझाव देता है कि जैसे जैसे आप पैरामीटर बदलते हैं, वेलोसिटी और फोर्सिंग के बीच के फेज या फेज डिफरेंस कैसे होता है। तो मेरे पास टाइम के फंक्शन के रूप में वेलोसिटी का सॉल्यूशन है। इसलिए इस बात पर ध्यान दिए बिना कि हम कौन सी प्रारंभिक स्थितियां चुनते हैं इत्यादि इत्यादि, वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड अभी भी इस क्वांटिटी ए 0 बाय मॉड z द्वारा प्राप्त होगा। a0 एक कांस्टेंट है जिसे आप असल में इसे नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि यह समस्या के हिस्से के रूप में दिया गया है। आप समस्या के बीच में वैल्यू f0 नहीं बदल सकते हैं, लेकिन जो आप वास्तव में बदल सकते हैं वह है यह क्वांटिटी मोड z इम्पीडेंस, जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा पर निर्भर करती है। इसलिए आप वास्तव में ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर सकते हैं। तो उस स्थिति में सवाल यह होगा कि वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड अधिकतम ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के फंक्शन के रूप में कैसे व्यवहार करता है। इसलिए यदि यह मेरा Vmax है, तो Vmax ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा के एक फंक्शन के रूप में कैसे बदलता है। तो यह सवाल है, और मॉड z के एक्सप्रेशन से यह देखना बहुत आसान है कि एम्पलीट्यूड की अधिकतम वैल्यू तब आएगी जब डिनोमिनेटर न्यूनतम होगा। दूसरे शब्दों में a0 बाय मॉड जेड का मैक्सिमा तब होगा जब मॉड जेड न्यूनतम होगा और मॉड जेड स्वयं न्यूनतम होगा।
जब निश्चित रूप से जब यह गामा और ये दोनों टर्म शून्य के बराबर हों, लेकिन तब हम जानते हैं कि हमने मान लिया है कि एक डिसिपेशन होगा, इसलिए गामा 0 के बराबर नहीं है, जिस स्थिति में मॉड z न्यूनतम होगा जब यह क्वांटिटी m ओमेगा माइनस s बाय ओमेगा 0 के बराबर हो। तो चलिए इसे थोड़ा अलग तरीके से फिर से लिखते हैं। तो ओमेगा के एक फंक्शन के रूप में v मैक्स ए 0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ गामा स्क्वायर प्लस m ओमेगा माइनस s बाय ओमेगा होल स्क्वायर के बराबर होगा, और इसे एक स्मॉल पुनर्व्यवस्था द्वारा मैं इसे ए 0 डिवाइडेड बाय गामा स्क्वायर के रूप में दोबारा लिख सकता हूं, और m स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर निकाल लें तो आपको ओमेगा स्क्वायर माइनस s बाय m होल स्क्वायर प्राप्त होगा। और यदि आपको याद हो, s बाय m ओमेगा 0 स्क्वायर या वह है जिसे हम सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं डिसिपेशन के अभाव में फोर्सिंग की अनुपस्थिति। फिर मैं बस उस नोटेशन को बदल दूंगा जिस स्थिति में यह एक्सप्रेशन ए 0 बाय स्क्वायर रूट ऑफ गामा स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर बन जाएगी। तो यह v मैक्स है और यह ओमेगा का एक फंक्शन है। तो अब हमारे पास यह अच्छे फंक्शनल फॉर्म में है। अब हम इसे स्केच कर सकते हैं। तो स्पष्ट रूप से इस क्वांटिटी की मैक्सिमा तब होगी जब ओमेगा ओमेगा 0 के बराबर होगा। तो चलिए इसे स्केच करते हैं। तो मैं v मैक्स को ओमेगा के एक फंक्शन के रूप में प्लॉट कर रहा हूं, और मेरे पास जो एक्सप्रेशन है उससे बहुत स्पष्ट है कि जब मैं इस पॉइंट को ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 मानता हूं तो यह वह पॉइंट होगा जिस पर v मैक्स का मैक्सिमा होगा और ड्राइविंग के किसी भी दूसरी वैल्यू के लिए कम होने जा रहा है। और हम यहां 2 को भूल गए हैं, इसलिए यह द्विघातीय रूप से घटने वाला है। तो फंक्शनल फॉर्म कुछ इस तरह दिखेगा। इसलिए इस टाइप के वक्र को रेजोनेंस वक्र कहते हैं। तो यह मुझे निम्नलिखित महत्वपूर्ण भौतिक जानकारी बताता है। इसलिए मेरे पास एक डैम्प्ड फोर्स्ड ऑसिलेटर है। मैं सिस्टम को ड्राइव कर रहा हूं, और मान लीजिए कि मैं एक्सटर्नल ड्राइव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बदल रहा हूं। इसलिए किसी पॉइंट पर जब एक्सटर्नल ड्राइव की फ्रीक्वेंसी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है तो सिस्टम की प्रतिक्रिया बहुत अधिक होगी। यह सबसे बड़ी प्रतिक्रिया करेगा जब एक्सटर्नल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है। ड्राइव फ्रीक्वेंसी के किसी भी दूसरी वैल्यू के लिए प्रतिक्रिया वास्तव में बहुत ही छोटी होगी और यह द्विघात रूप से कम होने वाली है। तो यह वेलोसिटी के लिए एक रेजोनेंस वक्र होगा। आप डिस्प्लेसमेंट के समान प्रश्न पूछ सकते हैं, तो हम डिस्प्लेसमेंट रेजोनेंस के बारे में सोच सकते हैं। तो यह वेलोसिटी रेजोनेंस है। इसलिए भौतिक रूप से जब हम कहते हैं कि वेलोसिटी रेजोनेंस हो रहा है तो इसका मतलब है कि ऑसिलेटिंग पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमा होने वाली है। इसलिए इससे पहले कि हम डिस्प्लेसमेंट रेजोनेंस को देखें, जैसा कि हमने वेलोसिटी के मामले में किया था, आइए पहले देखें कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ फाई कैसे बदलता है। तो फाई फेज डिफरेंस है, और निश्चित रूप से मेरे पास स्टैंडर्ड ड्राइविंग टर्म है जो एक 0 ई पावर आई ओमेगा टी द्वारा दिया गया है, और मेरे पास टाइम के फंक्शन के रूप में डिस्प्लेसमेंट है। इसलिए यहाँ
मैंने इस माइनस आई को अवशोषित कर लिया है, जो यहाँ एक्सपोनेंशियल में है, और इसलिए यह एक फेज फैक्टर के रूप में दिखाई देता है। याद रखें कि पहले के मॉड्यूल में से एक में हमने कहा था कि जब आप पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर को पाई बाय 2 में बदलने के बराबर होता है। इसलिए जब आप माइनस आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह माइनस पाई बाय 2 को इस फेज से जोड़ने के बराबर है, और जाहिर है मॉड्यूलस z हमारे पास पहले से ही मौजूद है। तो अब कुल फेज एंगल निम्नलिखित होगा। इसलिए हमेशा की तरह आप आई ओमेगा टी और आई ओमेगा टी घटाते हैं, इसलिए कुल फेज एंगल माइनस फाई माइनस पाई बाय 2 है, जहां बस फेज एंगल फाई ही होगा। तो अब चूंकि हम फाई वर्सेस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को प्लॉट करना चाहते हैं, आइए पहले क्वांटिटी की इन रेंज को देखते हैं। आइए कुल फेज एंगल को स्केच करते हैं। मैं इसे यहां लिखता हूं। कुल फेज एंगल, मैं इसे एक्स एक्सिस पर ओमेगा के एक फंक्शन के रूप में स्केच करने जा रहा हूं, और मैं फाई को राइट हैंड साइड पर फेज एंगल को प्लॉट कर सकता हूं। इसलिए यदि आपको हमारे पिछले तर्कों से याद हो तो फाई माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 हो जाता है, क्योंकि एक्सप्रेशन अभी भी वही है, चाहे वह वेलोसिटी हो या डिस्प्लेसमेंट। फाई हम फिर भी माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में जाएंगे। तो चलिए बताते हैं कि यहाँ यह माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में जाएगा। दूसरी ओर जब फाई माइनस पाई बाय 2 के बराबर होता है तो कुल फेज एंगल 0 के बराबर होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप यहाँ बस फाई की वैल्यू में माइनस पाई बाय 2 को सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो आपको बस 0 देगा, और जब फाई प्लस पाई 2 के बराबर होगा तो यह आपको माइनस पाई देगा। तो यहाँ वैल्यू माइनस पाई के बराबर होगी। इसलिए अब हमें बस इस फाई इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एम ओमेगा माइनस एस बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय गामा के फंक्शनल फॉर्म को प्लॉट करना है। तो फिर से मैं इसे आपके लिए एक अभ्यास के रूप में छोड़ता हूं कि आप इसे स्वयं करें, लेकिन वक्र कुछ इस तरह दिखना चाहिए। और यहाँ यह वह पॉइंट है जहाँ कुल फेज एंगल 0 है। तो कल्पना कीजिए कि अगर कुल फेज एंगल 0 है तो यह क्वांटिटी 0 है, जिसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्सिंग फेज में हैं। तो यह वह पॉइंट है जहां डिस्प्लेसमेंट और फोर्सिंग फेज में है, उनके बीच का फेज 0 है, और यह एक ऐसा पॉइंट होगा जहां एक्स एफ के संबंध में फेज में पिछड़ जाएगा, और फिर यहाँ एक्स एक्स लेग्स ए होगा। इसलिए थोड़े से आइडिया से आप डिस्प्लेसमेंट और फोर्सिंग के बीच के फेज में इन अंतरों को समझ सकते हैं। और यहाँ मैं गामा की दो वैल्यू के लिए केस नहीं खींचने जा रहा हूँ। फिर से मैं गामा की दो वैल्यू के लिए एक फंक्शन के समान ड्रा करने के लिए एक अभ्यास के रूप में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जहाँ एक दूसरे से बड़ा होता है। अब इसके साथ डिस्प्लेसमेंट
रेजोनेंस के सवाल पर चलते हैं। इसलिए यह वही सवाल है जो हमने वेलोसिटी रेजोनेंस को देखते टाइम पूछा था। इसलिए मेरे पास टाइम के एक फंक्शन के रूप में डिस्प्लेसमेंट का सॉल्यूशन है और आप देखेंगे कि अधिकतम एम्पलीट्यूड एट ज़ीरो बाय ओमेगा मॉड जेड होगा। आइए लिखते हैं कि एक्स मैक्स एट ज़ीरो बाय ओमेगा मॉड जेड होगा। तो यहाँ फिर से सवाल वही है, अगर मैं ओमेगा की ट्यूनिंग कर रहा था, अगर मैं ड्राइविंग की फ्रीक्वेंसी बदल रहा था, तो एक्स मैक्स कैसे बदलेगा? याद रखें कि पिछले मामले के विपरीत यहाँ प्रश्न थोड़ा अधिक जटिल है, क्योंकि आपके पास यहाँ ओमेगा है लेकिन जेड के इस मॉड्यूलस में ओमेगा भी होता है। इसलिए हमें ओमेगा के संबंध में इस फंक्शन को कम से कम करने की आवश्यकता है। हमेशा की तरह तर्क यह है कि एक्स मैक्स अधिकतम होगा जब डिनोमिनेटर न्यूनतम होगा। यहाँ डिनोमिनेटर ओमेगा मॉड्यूलस जेड है, इसलिए चूंकि हम यहाँ डिनोमिनेटर का न्यूनतम पता लगाना चाहते हैं, हमें ओमेगा के संबंध में डिनोमिनेटर को अलग करना होगा, इसे 0 के बराबर और ओमेगा की में सेट करना होगा। इसलिए हम इसे किसी समस्या के एक भाग के रूप में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, जो कि बहुत आसान है, तो परिणाम यह ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर बाय 2m स्क्वायर होगा, जहां ओमेगा 0 स्क्वायर s बाय m है, जिसे बिना डैम्पिंग या फोर्सिंग के सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इसलिए इस घटक के साथ हम डिस्प्लेसमेंट रेजोनेंस वक्र को स्केच करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ आप देखते हैं कि रेजोनेंस या एक्स मैक्स की अधिकतम वैल्यू ओमेगा 0 स्क्वायर पर नहीं, बल्कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पर होती है, जो कि ओमेगा 0 स्क्वायर से थोड़ा नीचे है। तो आप देख सकते हैं कि यह ओमेगा 0 माइनस गामा स्क्वायर बाय 2m स्क्वायर है। तो हम एक वक्र की एक सीरीज प्राप्त करने जा रहे हैं जो इस तरह दिखेगा। मैं अब आपके लिए उन्हें स्केच करता हूं। मैंने डिस्प्लेसमेंट रेजोनेंस वक्र को स्केच किया है, तो आप कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर ध्यान देंगे। एक है मैक्सिमा होता है। डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमा ओमेगा की एक वैल्यू पर होता है जो ओमेगा 0 से कम होता है, और यह गामा के साथ बदलता है, और साथ ही आप डिसिपेशन को बढ़ाते हैं। कोर्स की अधिकतम वैल्यू घटती है, जो कि आप स्वाभाविक रूप से भौतिक अंतर्ज्ञान से अपेक्षा करेंगे। व्याख्या करने के लिए यह वक्र भौतिक रूप से हमें बताता है कि अगर आपके पास एक ऑसिलेटिंग सिस्टम है जो दोनों डैम्प्ड, और आप इसे किसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ ड्राइव कर रहे हैं, और यदि आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं, तो सिस्टम की प्रतिक्रिया सबसे बड़ी होगी। यहाँ प्रतिक्रिया को ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड के संदर्भ में मापा जाता है। ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी की किसी वैल्यू पर ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड सबसे बड़ा होगा, जो कि सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से थोड़ा कम है। इसलिए इसे डिस्प्लेसमेंट रेजोनेंस या बस रेजोनेंस कहा जाएगा। इस मॉड्यूल को संक्षेप में बताने के लिए हमने उन दोनों सॉल्यूशन को देखा जो हमने ड्रिवन डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए प्राप्त किए थे। दोनों सॉल्यूशन का मतलब है कि हमने
डिस्प्लेसमेंट को टाइम के फंक्शन के रूप में और वेलोसिटी को टाइम के फंक्शन के रूप में देखा, और हमने बारीकी से देखने की कोशिश की कि क्या होता है अगर मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ट्यून करता हूं जिसके साथ मैं सिस्टम ड्राइव कर रहा हूं। तो आप ओमेगा के एक फंक्शन के रूप में वेलोसिटी और के लिए के बीच के फेज को देखते हैं, और जो आपके सामने यहां स्केच किया गया है। तो ओमेगा 0 के नीचे फ्रीक्वेंसी वैल्यू की एक रेंज है जो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जहां वेलोसिटी फेज के संदर्भ में एफ की ओर जाती है, और अगर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बड़ी है तो वी वेलोसिटी फेज में ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी से पिछड़ जाती है। और जहां तक वेलोसिटी का संबंध है, और हमने वेलोसिटी रेजोनेंस की अवधारणा को भी देखा, तो आप पूछेंगे कि वेलोसिटी का अधिकतम एम्पलीट्यूड क्या है, यह ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे बदलता है। दिलचस्प बात यह है कि जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी के बराबर होती है तो वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड अधिकतम होता है, और टाइम के फंक्शन के रूप में डिस्प्लेसमेंट के बारे में ठीक इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हमने ऐसा किया, तो हमने देखा कि कैसे फेज एंगल ओमेगा के एक फंक्शन के रूप में भिन्न होता है। तो फिर वही वक्र है जो यहां आपके सामने स्केच किया गया है, और हमने डिस्प्लेसमेंट रेजोनेंस की अवधारणा को भी देखा। अगले मॉड्यूल में हम देखेंगे कि हम इन रेजोनेंस का परिमाणात्मक वर्णन कैसे किया जा सकता है। तो हम क्यू वैल्यू या क्यू फैक्टर्स की अवधारणा पर आएंगे जिसे हम पहले देख चुके हैं।